स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी, पेंड्याचं विजापूर वे सोलापूर। शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवारीसाठी मी काम करणार नाही ही मी घोषणा करतो असे माजी खासदार संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान म्हटलं आहे। तर काँग्रेस पार्टीचे नेतृत्व मोठ्या स्तरावर भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका घेतात। त्यांना अमोल कीर्तीकरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत हे दिसत नाही का? शीर्ष नेतृत्वाकडून मी अपेक्षा करतो की अशा उमेदवारांसंदर्भात ते भूमिका घेतीलच। मला वाटतं पक्षश्रेष्ठींना प्रस्थापित नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची कोणती चिंता राहिली नाहीये असं माझं म्हणणं आहे। त्यांनी मला एकदाही विचारलं नाही की माझी किंवा कार्यकर्त्यांची काय अपेक्षा आहे। मला असं वाटतं की काँग्रेस त्या शिवसेनेसमोर झुकली आहे ज्यांचं अस्तित्व नगण्य आहे। माझ्यापुढे आता अनेक पर्याय खुले असून आता आरपार लढाई असणार आहे। एका आठवड्यात माझा निर्णय जाहीर करेन व सांगलीचा उमेदवार ज्या प्रकारे उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलाय त्यांना काँग्रेसची पर्वा नाहीये असं वाटतंय। काँग्रेसच्या वोट बँकमध्ये आपली जागा बनवावी हा शिवसेनेचा छुपा अजेंडा असू शकतो व काँग्रेसने याबाबत भूमिका घेतली पाहिजे असे देखील संजय निरुपम यांनी म्हटले। जल्दी करना, फिर बीच में आ जाओगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सब बीच में सब डिस्टर्ब होंगे, फिर शोर शराबा शुरू हो जाएगा। हम एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा क्या है? एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इसको बंद ही कर दूं ना। आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं। क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है, उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी।
तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व की तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई है। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है ये। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। जिस तरीके से आज कांग्रेस के सारी सीटों पर जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे, उन सारी सीटों पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित किए और संजय राउत इस पूरे बार्गेनिंग में सबसे टॉप पॉइंट पर रहे। इसको कैसे देखते हैं? कौन टॉप पॉइंट पे है और कौन लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को शिवसेना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था, निश्चित तौर पर वो जो एक टफ नेगोशिएशन होता है या टफ नेगोशिएटर होते हैं, उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में कांग्रेस की चिंता हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और देश के नेतृत्व ने नहीं की है। यहां पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को अकेले, उन कार्यकर्ताओं को अपने भरोसे छोड़ दिया नेतृत्व ने, ऐसा साफ साफ दिख रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। चर्चा तो ये भी थी कि सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई थी और मामला सब कुछ सुलझने वाला था, तो क्या ये राहुल गांधी का भी फेलियर नजर आता है? मैं तो बता रहा हूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, पूरे नेतृत्व का फेलियर है। अच्छा, उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए मैंने भी सुना था कि ऊपर से बातचीत हुई है और कोई रास्ता निकलेगा। अब वो बातचीत क्या हुई, कितनी हुई, कितना कारगर हुई, कितना असरदार थी, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व कांग्रेस को मुंबई में बचाने में फेल हो गया है, यह साफ साफ दिख रहा है। सांगली जो कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट थी और मैंने सुना था कि सांगली के लिए कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा आग्रह है, फिर भी शिवसेना ने जिस तरीके से आज घोषणा कर दी है, ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस नेतृत्व की कोई परवाह नहीं है। आपको जो कहना है कहिए, हम आपकी चिंता नहीं करते, हम अकेले चलेंगे। तो क्या शिवसेना कांग्रेस को
ये चुनौती दे रही है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस के नेतृत्व को इस बारे में भी एक भूमिका लेनी चाहिए। और अगर कांग्रेस की जरूरत शिवसेना को नहीं है तो कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना अकेले दम पे एक चुनाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती, उसको कांग्रेस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल, निशांत सिद्दीकी ने अभी भी कहा कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के लिए बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन है, ये कांग्रेस नहीं समझ रही। क्या आप इस बात से वाकिफ? जिस तरीके से सीटों को छीना गया है कांग्रेस से, जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस के नेतृत्व पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी या इस तरह से मजबूर कर दिया कि लोग पार्टी से अलग होने लगे, लोग पार्टी से नाराज होने लगे, शायद शिवसेना का अपना एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म किया जाए और कांग्रेस के वोट बैंक में, उस स्पेस में अपनी जगह बनाई जाए। ये एक प्लानिंग, एक हिडन एजेंडा शिवसेना का हो सकता है। प्रकाश अम्बेडकर जो लगातार बातचीत कर रहे थे, आज शिवसेना उद्धव के जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई उसके बाद उन्होंने अपनी भी लिस्ट अनाउंस कर दी और उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो क्या जो एनडीए अलायंस बनाने की कोशिश हो रही थी उसमें कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर हो गई और वो पूरा बिखर गया महाराष्ट्र के भीतर, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि हर आदमी की हिडन एजेंडा मीटिंग में थी। प्रकाश अंबेडकर जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको एमबीए का हिस्सा बनाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आग्रह था प्रारंभ से। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी संख्या में वो सीटों की मांग कर रहे थे, उससे लगातार एक द्वंद्व बना रहा और आखिर में जो शिवसेना की तरफ से नेगोशिएटर थे या कांग्रेस की तरफ से या एनसीपी की तरफ से, उन सबकी जिम्मेदारी थी कि प्रकाश जी के साथ बैठ करके कुछ रास्ता निकालते। लेकिन मुझे लगता है आखिरकार प्रकाश जी को भी अपने 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 आप पर छोड़ दिया गया और उसका नतीजा सामने है। बिल्कुल नहीं सर, मेरा सवाल ये है, आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ चिंता आपकी उत्तर पश्चिम सीट को लेकर है या कई और ऐसी सीट? आपने सांगली सीट का जिक्र किया, इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई 3 सीटें मुख्य हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तकलीफ देने वाली है, क्योंकि 3 सीट को लेकर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग हुई, लेकिन मामला जमा नहीं। इन 3 सीट के अलावा कोई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी? दूसरा सवाल ये है, जिन शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया हालांकि के लिए, क्या आपको लगता है कि आप एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में बने रहना आपके लिए भी आसान होगा या कांग्रेस पार्टी भी ऐसे शब्दों, ऐसे अल्टीमेटम को लेकर आप पर कड़ा होगा? एक हफ्ते बाद क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा चिंता मत करिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था, एक साथ कई सवाल पूछ दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो आपने देखा होगा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था। लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना की इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। सर, आपने कहा कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए आप काम नहीं करेंगे, क्या कांग्रेस का कैडर भी जो नॉर्थ वेस्ट में है वो भी ये महसूस करता है कांग्रेस शिवसेना उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगी? बिल्कुल, जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। 2019 क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है।
अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे, और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। 2019 में स्पष्ट है, भले ही किसी भी स्थिति में हो, किसी अबे अगले हफ्ते हम बता देंगे। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां, 5 साल घर पे बैठेंगे। 2019 से क्या ये लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की वो खत्म होते जा रही है क्या? 2019 में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और दोयम दर्जे के सारे मंत्रालय और सीटें मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस को इग्नोर किया जाने लगा, उसको खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जाती रही क्या? देखिए, अगर 2019 की बातें आपको याद हैं तो आपको यह बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था, और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। अभी इनका पूछने दे। बाला साहब तुरंत ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रीथिंक करना चाहिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने जो अनाउंसमेंट की है वो कांग्रेस को कंसीडर करके की है या नहीं? अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र भी पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। ये एक सवाल यह है कि अरविंद सावंत का बयान है जारी होने के बाद उनसे आपके को पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन उनको मैं नहीं जानता, जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो बोल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन में वहां आप जैसे कद्दावर नेता को भी और दरकिनार कर रहे हैं, संजय राउत जिस तरह का बयान देते हैं, क्या उन लोगों के बयानों का भी असर इस गठबंधन में, इस अब एक व्यक्ति के बारे में मत पूछो, ठीक है, और हमने एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करने का, लेकिन निश्चित तौर पर हो गया एक मिनट बोल। आप अशोक चौहान से मिले और उनसे मुलाकात हुई और बीजेपी में जाने के संकेत कुछ यहाँ पे? सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो सज्जन ये सवाल उठा रहे कौन संजय निरुपम, जिस संजय निरुपम को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का, जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब रह गई बात अभी जो मैंने बताया है कि अगले हफ्ते हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, तो एकदम से उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट में दोनों में से आपके ऑप्शन खुले, क्योंकि आपने कहा मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो विकल्पों में ये 2 पार्टियां भी आती हैं। जब विकल्प खुले हैं, तो जब विकल्प खुलेंगे और जब विकल्प अख्तियार किया जाएगा तो विकल्प आपको दिख जाएगा। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है, और ऐसे में जहां पर महाराष्ट्र में जब अपोजिशन पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई देगा इस अघाड़ी के माध्यम से, तो क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई देगी?
देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने से लगातार चर्चा पे चर्चा, बैठकों पे बैठकों, तमाम जो बैठकों का दौर होता वो चलता रहा। इसके बावजूद अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमबीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमबीए को भी डुबाएंगे। संजय जी, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री के काम से किस तरीके से इंस्पायर्ड? अब ये सब बातें बताएंगे, अभी रुक जाइए। उम्मीदवारी जाहिर करें। वर्षा गायकवाड ने अभी एक घंटे के अंदर चलने वाला महाराष्ट्र और कहा है कि मुंबई की और सांगली की सीट गठबंधन में क्लियर नहीं करनी चाहिए थी और अभी जो मित्र पक्ष है उनमें एकजुटता अभी भी नहीं है, इस तरह का ट्वीट है। उनके सवाल का जवाब है। आपको लगता है कि मुंबई देखो, हो गया रे, कितना सवाल पूछेगा? सारे सवाल तो ही पूछेंगे, बाकी सब क्या है? सर, एक आखिरी सवाल अशोक चौहान से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? और मैं उस समय भी जाहिर कर चुका था, अशोक चौहान जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने गया था। बताता हूं क्यों। वो उनने एक बार पार्टी छोड़ी, उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्हें बोला कि हम लोग पार्टी छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खत्म हो गया है और तो कभी इधर आना टाउन साइड तो बताना, चाय वाय पियेंगे। और मैं निश्चित तौर पर उस दिन किसी के घर गया था मिलने के लिए, फिर मैंने सिर्फ फोन किया उनको कि मैं इधर टाउन साइड में हूँ, तो उन्हें बताया कि मैं वॉक करके पहुंच रहा हूँ, आ जाओ। हमने चाय पी। हाँ, निश्चित तौर पर दो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पॉलिटिकल बातचीत होगी। मैंने पूछा उनसे कि आपको बीजेपी में कैसा लग रहा है, क्यों छोड़ते समय किससे बात की, तो इस तरह की पॉलिटिकल बातें हुई थी। उसका कुछ लेना देना बीजेपी के से नहीं था, लेकिन इस तरह से बातों को उठाया गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात। उन्होंने कहा कि कभी इस तरह आना हो तो बताइए। हाँ, नहीं, उनने बोला था कि कभी इस तरफ आओगे तो मेरे घर पे चाय पीने आना। अच्छा, जरा इधर देखते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, पिछले 10 दिनों में मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली बैठ के मेरे साथ चर्चा नहीं की कि भाई अगर ये सीट नहीं होती है तो दूसरी कौन सी सीट हो सकती है और ये सीट आपको क्यों मिलनी चाहिए, ये आग्रह कभी मेरे से विस्तार से इस पर बातचीत नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थापित नेतृत्व जो राज्यों में है उनको अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है, या उनके मन में ये है कि वी डोंट केयर फॉर यू। ऐसा शायद उनके अंदर एक सोच या फीलिंग आ गई है, ऐसा मुझे एक अंदाज मिल रहा है पूरे व्यवहार से। कांग्रेस के शीर्ष नेता डर गए हैं कि अब मालूम नहीं अलायंस होगा, नहीं तो एमपी सीटें नहीं आएंगी। मेरा तो मानना है कि अलायंस में नहीं रह के भी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद अलायंस करना कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूरी हो गई है और उस मजबूरी का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही है। आज शिवसेना तर्फे जो मुंबईचे 4 उमेदवारांची यादी जाहीर झालेली आहे त्याच्यावर मी विरोध निषेध प्रकट करतो। माझी माहितीप्रमाणे 5वी सीटची पण घोषणा 1-2 दिवसात शिवसेना तर्फे होईल। म्हणजे असं आहे की मुंबईमध्ये 6 पैकी 5 सीट शिवसेना, आम्ही फक्त 1 सीट, म्हणजे आता काँग्रेस पक्षाला दफन करण्याचा एक कार्यक्रम शिवसेना तर्फे चालू आहे। आणि मला हा दुर्दैवी वाटतो की आमचा जो नेतृत्व आहे, शीर्ष नेतृत्व आहे, नेते मंडळी आहेत, ज्यांनी शिवसेना बरोबर जागा वाटप बाबत चर्चा केली, त्यांनी पूर्णतः सरेंडर केलेलं आहे शिवसेना समोर। आणि याचा नुकसान आम्हाला काँग्रेस पक्षाला खूप होईल। काँग्रेसचे कार्यकर्ता आता निराधार झालेले आहेत। काँग्रेसचे मतदारांमध्ये पण एक मोठा आक्रोश आहे आणि त्याचा फटका शिवसेनेला पण बसेल आणि काँग्रेसला तो बसलेलाच आहे।
नाही, मी असं सांगितलेलं आहे की मला पुढच्या पाऊल काय घ्यायचे आहे. मी याच्यासाठी 1 आठवडाचा वेळ घेतो आणि पुढच्या आठवडा मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार की काय करायचं, कुठे मतलब काय भूमिका असेल. तोपर्यंत समजा आमचा जो नेतृत्व मंडळी आहे, नेते मंडळी आहेत दिल्लीमध्ये बसलेले, स्टेटमध्ये बसले, त्यांच्या मनात जे काही आहे ते जर माझ्याशी बोलणी करण्याची जे त्यांच्या मनात जर इच्छा आहे तो आम्ही एक बोलणी करणार. नाही तर पुढच्या आठवडा एक फायनल डिसिजन आता होईल आणि आर आणि पारची डिसिजन होईल. मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांवर आपलं बोलणं झालंय. असे कुठले नेते उत्तर पश्चिम मध्ये की ज्यांनी शिवसेनेला सीट काँग्रेसला मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले? नाही, असं काही असं मी सांगू शकत नाही. कोणामुळे काँग्रेसला जागा मिळाली नाही? शिवसेनेमुळे. शिवसेनेचे कोण नेते? शिवसेनेचे सगळे, शिवसेनेच्या टॉप टू बॉटम. त्याने शिवसेनेचा असा आग्रह होता ना, ते सांगितलं मी त्यांना की तुमच्याकडे नेतृत्व नाही, तुमच्याकडे मतदार नाही, आता तुम्ही उत्तर पश्चिम मतदारसंघ घेऊन काय करणार. तरीही त्यांनी एक खिचडी चोरला, ज्यांच्या विरोधात ईडीची चौकशी चालू आहे, ज्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी इकडे जो मजूर लोक काम करतात त्यांच्यावर जेव्हा कोविडच्या पिरियडमध्ये एक मोठा आघात कोसळला होता, त्यांच्यासाठी जो योजना होती त्या योजनामध्ये त्यांच्यासाठी जो जेवणचा कार्यक्रम होता, त्या जेवण वाटपाच्या कार्यक्रम मध्ये सप्लायर करून त्यांनी दलाली घेतली. असे दलालाला त्यांनी उमेदवार म्हणून उभे केलेला आहे. आम्ही त्यांच्या समर्थनमध्ये त्यांच्यासाठी कदापि काम करणार नाही आणि काँग्रेस पक्षाच्या कुठल्याही कार्यकर्ता जे माझे संपर्कात आहेत ते करू शकत नाही आणि काँग्रेसच्या मानणारे मतदार पण हा खिचडी चोरच्या विरोधात जाईल. काँग्रेसने काही संपर्क केला नाराज आहे ते जाहीर आहे? बोललो ना की अजूनपर्यंत काही संपर्क केला नाही, बोललो तो. आज भी अमोल शिवसेनेतर्फे एकदम एकतर्फी निर्णय झालेला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाकडून त्यांना वारंवार असा सांगितलं गेलं होता की तुम्ही थांबा आणि या 2-3 जो डिस्प्युटेड या कंट्रोवर्शियल आमचा जो सीट आहे त्याच्यावर एक चर्चा करून काहीतरी निर्णय घ्या. पण त्यांनी स्वतः एकतर्फी निर्णय घेतलाय, तो गठबंधन धर्मच्या विरोधात आहे आणि त्यांनी गठबंधन धर्म पाळला नाही, मी असा आरोप लावतो.